नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का एक प्रमुख स्थान है और कौटिल्य के विचारों के बारे में जानने के समझने के लिए हमने प्रथम कड़ी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में परिचय प्राप्त किया। इसी के साथ हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के बारे में समझने का प्रयास किया। राज्य की उत्पत्ति को समझने के लिए राजनीतिक विज्ञान के राज्य, सरकार और संप्रभुता की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। इसी के साथ राज्य का प्रयोजन क्या होता है उसको समझने का प्रयास किया। राज्य के प्रयोजन और राज्य की संप्रभुता, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य एक निश्चित प्रयोजन को पूरा करने के लिए अस्तित्व में है, अतः वह प्राकृतिक संस्था नहीं है। इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय नहीं है। राज्य की उत्पत्ति एक प्रयोजन के तहत की गई है, अर्थात उसको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आपको यह कार्य करना है, अर्थात वो स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो इंस्टीट्यूशन एक सामाजिक समझौते के द्वारा प्रजा और राजा के बीच में समझौते के द्वारा उन समझौतों की शर्तों से बंधा हुआ है, उसका एक निश्चित प्रयोजन है। इसी के साथ हम बात करें कि कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रयोजन क्या है, तो वो प्रयोजन है कि अप्राप्त को प्राप्त करना। अर्थात राज्य क्या करेगा कि जो अप्राप्त है उन चीज़ों को प्राप्त करेगा, जो प्राप्त चीज़ें हैं उन प्राप्त चीज़ों को संरक्षित करेगा, यानी उनकी रक्षा करेगा, और जो संरक्षित चीज़ें हैं उनका संवर्धन करेगा, यानी वो उसे बढ़ाएगा, और जो संवर्धित चीज़ें हैं उन संवर्धित चीज़ों को सुयोग्य व्यक्तियों के बीच में वितरित करने के लिए जो कार्य करेगा, यही कार्य एक तरह से यही प्रयोजन दंड नीति का है। यही प्रयोजन कौटिल्य के अनुसार राज्य का है। राज्य वस्तुतः दंड नीति को व्यवहार में संचालित करने का एक संस्थागत माध्यम है, क्योंकि बिना राज्य के दंड नीति को कोई संचालित नहीं कर सकता, अर्थात वो संस्थाएं संचालित नहीं हो सकती। कौटिल्य ने राज्य को एक ऐसी अधिकृत संस्था माना है जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है, अर्थात राज्य धर्म का संरक्षण करता है और दंड नीति के माध्यम से उस भौतिक शक्ति का प्रयोग राज्य के द्वारा किया जाता है और उसके वेद नियंत्रण को लोगों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपको पूर्व की कड़ी में मैंने बताया था कि प्रजा और राज्य के बीच में इस प्रकार समझौता हो जाता है, तो राजा और राज्य धर्म के प्रयोजन के लिए जो भी कार्य करेगा प्रजा उसको चुनौती नहीं देगी। कौटिल्य शासक को संप्रभु नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार शासक तो संप्रभु राज्य के आदेशों को क्रियान्वित करने वाला माध्यम है। ये राजतंत्र का एक जो यूरोपियन पैटर्न है, आई एम द स्टेट, जैसा लुई 14वां कहता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यहाँ पे कौटिल्य उससे भिन्नता रखते हुए सीधे शब्दों में कहते हैं कि राजा संप्रभु नहीं है, राज्य संप्रभु है, और राजा तो केवल उस संप्रभुता को व्यक्त करने का एक माध्यम मात्र है। कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य की संप्रभुता अवधारणात्मक रूप से धर्म व दंड में निहित है, और ये राज्य की संप्रभुता भी कब तक रहेगी? जब तक वो राज्य धर्म और दंड का समुचित प्रयोग करता है। अब हम कौटिल्य के जो सुप्रसिद्ध सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, राज्य का सप्तांग सिद्धांत। अर्थात राज्य किसी एक व्यक्ति या एक संस्था से नहीं बना है, राज्य 7 विभिन्न अलग अलग अंगों के द्वारा निर्मित है, और उन अंगों के बीच में जो रिलेशन है उसी से सारे राज्य को हम समझ सकते हैं। तो उनमें कौन कौन से 7 अंग हैं?
पहला है स्वामी, स्वामी अर्थात राजा। दूसरा अंग है अमात्य, अमात्य अर्थात मंत्री। तीसरा है जनपद, जनपद का यहाँ पे आशय है राज्य की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोग। चौथा जो अंग है वो है दुर्ग, दुर्ग अर्थात किला। तो जो दुर्ग है, दुर्ग के भी कौटिल्य ने 3 अलग अलग प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार है वो है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग का मतलब है उस दुर्ग के चारों तरफ पानी हो, जिससे कि उस दुर्ग की सुरक्षा हमें देखने को मिलती है। दूसरा है पार्वत दुर्ग, अर्थात जो पर्वत की चोटी पे स्थित हो, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग होता है। और तीसरा है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का आशय है कि मैदान में बना हो एवं जल एवं घास से रहित हो, अर्थात जिसके दूर दूर तक जल और घास नहीं हो, जिसकी वजह से शत्रु दल को या शत्रु दल की सेनाओं को जल का भी अभाव रहेगा और उसके घोड़े और हाथियों को घास का अभाव रहेगा, जिससे कि राज्य सुरक्षित रह सकता है। चौथा वन दुर्ग, जो दलदल और वृक्षों व झाड़ियों से घिरा हुआ हो, वन दुर्ग। अगर हम बात करें एक एक इसके उदाहरण लेके हैं, राजस्थान क्योंकि दुर्गों की भूमि है, तो औदक दुर्ग जिसके चारों ओर पानी है, तो आप ये देखिए बीकानेर का जूनागढ़ या भरतपुर का जो लोहागढ़ है, उसके चारों तरफ खाई बनी हुई है। इसी तरह पार्वत दुर्ग, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ इसका बहुत ही सहज उदाहरण हमारे सामने है। धानवन दुर्ग जो जल एवं घास से रहित हो, जैसलमेर के दुर्ग को हम धानवन दुर्ग की श्रेणी में ले सकते हैं। और वन दुर्ग दलदल और वृक्षों में झाड़ियों में गिरा हो, इसका समुचित उदाहरण हम देख सकते हैं रणथंभौर के दुर्ग को, जो चारों तरफ दलदल वृक्षों और झाड़ियों से गिरा हुआ है। इसी प्रकार राज्य के 5वें अंग के रूप में आता है कोष। कोष यानी राज्य की धन और संपत्ति। छठा जो राज्य का अंग है वो है दंड। दंड को हम सीधे रूप में लें तो उसका प्रतीक सेना के रूप में हम रख सकते हैं। और 7वां जो राज्य का अंग है वो अंग है मित्र। तो हम बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन कौन से। पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, छठा मित्र, छठा दंड और 7वां मित्र। ये जो 7 जो राज्य के अंग है, इन्हीं 7 अंगों को कौटिल्य ने सप्तांग कहा है और यही कौटिल्य का सप्तांक सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे राज्य का कार्य क्षेत्र, यानी राज्य क्या क्या कार्य करेगा। तो चूंकि जब हमने सामाजिक समझौते की बात की तो उसके प्रारंभ में ही ये बात निहित थी कि प्रजा में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई थी। तो राज्य का पहला कार्य ही होता है प्रजा रक्षण। प्रजा रक्षण का मतलब वह पहला उसका दायित्व रहेगा कि वो प्रजा की रक्षा करें। किन किन से रक्षा करने की होती है। पहला है राज्य में समाज कंटकों और अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न प्रकार के अपराधों और हिंसा से बचाना तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति व सदाचार की रक्षा करना। दूसरा है बाहरी आक्रमणों से प्रजा का बचाव। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि अकाल, बाढ़ आदि प्रकार की जो आपदाएं आती है उससे प्रजा को बचाना। दूसरा, जब प्रजा के रक्षा का कार्य हो जाता है तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है उसका प्रजा का कल्याण, जन कल्याण या लोक कल्याण। जो आधुनिक काल में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हम लोग पढ़ते हैं, कौटिल्य ने प्राचीन काल में ही द्वितीय कार्य उसका जन कल्याण या लोक कल्याण दिया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य जनता के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए ही अस्तित्व में है। कौटिल्य शासकों से यह अपेक्षा करता है कि वे विभिन्न विभागों का गठन कर प्रजा के कल्याण की गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करें। अर्थात राजा को प्रजा का लौकिक और प्रजा का पारलौकिक
दोनों ही प्रकार के कल्याण का संज्ञान में रखते हुए कार्य करना है और इसके लिए राजा विभिन्न विभागों की स्थापना करके लोक कल्याण के हेतु कार्य करेंगे। तीसरा जो राज्य का जो उत्तरदायित्व है वो है राज्य के आर्थिक दायित्व। कौटिल्य ने राज्य से अपेक्षा की है कि वह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करे कि समाज में साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो और जनता के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रहें, जिसको हम आधुनिक काल में समाजवाद की भावना कहते हैं। लगभग वैसी ही भावना कौटिल्य प्राचीन काल में कहते हैं कि धन का केंद्रण किसी व्यक्ति या किसी संस्था में निहित न हो, उसका सभी प्रकार से उसका वितरण हो और जनता के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित हो, अर्थात उनका शोषण न हो। चौथा जो कार्य है कौटिल्य के अनुसार वो है न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने न्याय को दो भागों में बांटा है। पहला न्याय का जो सिद्धांत कौटिल्य बताते हैं वितरणात्मक न्याय, वितरण करना, वितरणात्मक न्याय, उसमें कौटिल्य कहते हैं प्रजा का कोई वर्ग अभावग्रस्त ना हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार हो, अर्थात जो साधन हैं उन साधनों का जो वितरण है समाज में समुचित प्रकार से न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पे हो, यानी सबको उस आधार पे बंटवारा हो जिससे कि लोगों में इस प्रकार की चेतना ना आए कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरा न्याय है सुधारात्मक न्याय, जिसको आधुनिक भाषा में हम न्याय कहते हैं। कौटिल्य ने उसे सुधारात्मक न्याय कहा है, अर्थात कानूनों के उल्लंघन द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर प्रजा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य का है। यानी न्याय व्यवस्था में कौटिल्य दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं। जिसे हम आधुनिक रूप से न्याय कहते हैं उसे कौटिल्य ने सुधारात्मक न्याय कहा है, और दूसरा जो न्याय का प्रकार जो कौटिल्य ने बताया है वो बताया है वितरणात्मक न्याय, यानी जिसे हम आर्थिक न्याय कह सकते हैं। उस आर्थिक न्याय को कौटिल्य ने प्राचीन काल में ही समझ लिया था और उसे वितरणात्मक न्याय के रूप में हमारे समक्ष रखा है। पांचवा जो राज्य का प्रमुख कार्य है वो है सामाजिक व्यवस्था का संचालन। सामाजिक व्यवस्था के संचालन से यहाँ पर आशय यह है कि वह सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों में स्वीकृत वर्ण व आश्रम व्यवस्था के अनुरूप करें। यानी तत्कालीन समाज में दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, और वर्ण और आश्रम व्यवस्था का जो उल्लेख वेद और शास्त्रों में जैसा उल्लेखित था उस प्रकार की व्यवस्था राज्य का दायित्व है कि वो उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था राज्य में स्थापित करें। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति समर्थ होते हुए भी अपनी संतान, पत्नी, बहन, माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। अब आप ये देखिए कि परिवार जैसी संस्था को कौटिल्य किस प्रकार राज्य की जिम्मेदारी बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र व पत्नी के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था किए बिना ही संन्यास ग्रहण करना चाहे तो कौटिल्य उसे राज्य द्वारा दंडित किया जाना उचित मानते हैं। अर्थात संन्यास जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी अगर वो पत्नी या पुत्र के जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था नहीं करते हैं तो उसे संन्यास लेने का अधिकार भी कौटिल्य नहीं प्रदान करते हैं। छठा जो कार्य है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह, क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था बिना प्रशासन के नहीं चल सकती, तो कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की अपेक्षा की है। यानी राज्य योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करें और वो योग्य अधिकारी और कर्मचारी प्रशासन में, शासन में राजा को सहयोग प्रदान करें। सातवां कार्य है पर राष्ट्र संबंधों का संचालन, क्योंकि कोई भी राज्य इस भूमंडल पर अकेला राज्य नहीं है
उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पालन करना पड़ेगा। तो पर राष्ट्रों के संबंधों का संचालन भी राजा और राज्य के दायित्व में आता है। तो पहला ही कौटिल्य कहता है कि अनावश्यक युद्धों से बचने का प्रयत्न करें, यानी उस राज्य की विदेश नीति कैसी हो, उस विदेश नीति का पहला भाग ये हो कि वो राज्य ऐसे किसी युद्ध में ना उलझे जो उस राज्य के लिए आवश्यक नहीं हो, क्योंकि युद्ध में प्रजा को हानि की आशंका होती है। यानी युद्ध केवल राजा को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए नहीं है। अगर प्रजा को नुकसान होने की संभावना हो तो राजा को ऐसे युद्धों से बचना चाहिए। इस प्रकार राज्य के कार्य क्षेत्र को कौटिल्य ने 7 भागों में बांटा है। अब हम अगली कड़ी में बात करेंगे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, अर्थात ये मंडल सिद्धांत एक तरह से कौटिल्य की पूरी विदेश नीति का एक मूल ढांचा है। धन्यवाद।